जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी। और ये दोस्तों आपका एक नया सेशन स्टार्ट है और ये हमारी दोस्तों येलो बुक का अंतिम सेशन चल रहा है, जिसके बाद दोस्तों आपकी येलो बुक की पूर्णतः क्लास जो है पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा दोस्तों। आप लोगों की येलो बुक की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वनस्पति विज्ञान। यानी कि दोस्तों वनस्पति विज्ञान होता क्या है कि जिसमें हम पेड़ पौधों की क्रियाकलापों के अध्ययन के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि दोस्तों वनस्पतिक वस्तुएं जैसे कि आपके पेड़ हुए, पौधे हुए, इनके बारे में दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल और 12th की क्लास में यदि आपने बायो से की है तो आप लोगों को इनके बारे में पता तो ऑलरेडी पहले से होगा ही। तो आज हम दोस्तों वनस्पति विज्ञान लेकर आए हैं, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए, बिना बात किए बात करेंगे सीधे हम अपने टॉपिक पर और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो क्लास में आ सके और वो भी दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके। और ये क्लास दोस्तों आप लोग बिल्कुल दोस्तों शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सेशन भी नया स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट नए होंगे, तो वो क्लास को शुरू से कंप्लीट तक जरूर देखें, तभी दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफलता पूर्वक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं हम आपको वनस्पति विज्ञान के। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, वनस्पति विज्ञान, इसमें भी दोस्तों पहला पॉइंट यही दिया गया है कि पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को ही हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये थी दोस्तों एक सिंपल सी परिभाषा है कि वनस्पति विज्ञान के बारे में, कि वनस्पति विज्ञान कहते किसे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वनस्पति जगत के वर्गीकरण के बारे में। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक्लर ने 1883 ईस्वी में किया था। दोस्तों एक एक्लर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दोस्तों वनस्पति जगत के वर्गीकरण किया है। एक्लर ने कब किया था? 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए एक्लर ने। क्लियर। अगला पॉइंट आता है दोस्तों अपुष्पोद्भिद पौधों, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टोगैम्स, में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दोस्तों ना ही पुष्प होते हैं और ना ही दोस्तों बीज होते हैं। पुष्प यानी कि ना ही उसमें दोस्तों फूल होते हैं और ना ही बीज होते हैं। तो ऐसे भी पौधे होते हैं क्या? हाँ जी, ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको हम दोस्तों अपुष्पोद्भिद कहा जाता है। अपुष्पोद यानी कि अपुष्प जिसमें पुष्प ना हो, दभिद। अपुष्पोद्भिद जिसमें ना ही दोस्तों आपके पुष्प होंगे और ना ही दोस्तों बीज होते हैं, उनको हम दोस्तों क्रिप्टोगैम्स अपुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। क्लियर। एग्जामिनर दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान से अक्सर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछता है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कैसे? पूछता है कि वो कौन से पौधे होते हैं जिसमें ना तो पुष्प होते हैं और ना ही दोस्तों बीज होते हैं। तो मृदबोधविद होते हैं कि अपुष्पोद्भिद होते हैं कि पुष्पोद्भिद होते हैं। तो आपके दोस्तों कुछ इस प्रकार के चुनिंदा ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको दोस्तों सही जवाब चुनना होगा। देखिए ना ही पुष्प होंगे ना ही बीज होंगे, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएंगे? अपुष्पोद्भिद। अगला आता है दोस्तों पॉइंट है हमारा थैलोफाइटा। दोस्तों कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। यानी कि दोस्तों पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि थैलोफाइटा वर्ग का पौधा जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और संवहन ऊतक इसमें अनुपस्थित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होता है या अनुपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों जो थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं, ना ही उनमें जड़ होती है ना ही तना, और वो पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। यानी कि दोस्तों वो जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं। और यही वो पौधे दोस्तों वनस्पति जगत के सबसे बड़े समूह में आते हैं और जिनमें दोस्तों संवहन ऊतक जो है वो अनुपस्थित होता है। आप लोगों ने दोस्तों कवक और शैवाल के बारे में तो सुना ही होगा। जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी, और जिसमें हम दोस्तों शैवाल का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। और ये मैंने आपको
जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उन पर भी दोस्तों आप लोगों को मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। येलो बुक का ही है। जीव विज्ञान की एक क्लास में बताया था कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। वही पॉइंट इसमें फिर से एक बार रिपीट किया है कि शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल जो होते हैं दोस्तों वो पर्णहरित युक्त होते हैं और संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी कि संवहन ऊतक उपस्थित होता है और आरूपोषी होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं? पर्णहरित युक्त होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं और आरूपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं दोस्तों? कवक पर्णहरित रहित होते हैं, यानी कि पर्णहरित नहीं होता है, संकेंद्रीय रहते हैं, संवहन ऊतक रहित होता है और ये थैलोफाइटा वर्ग के हैं। और उदाहरण के लिए दोस्तों मशरूम, जो मशरूम होता है ये दोस्तों एक कवक पर्णहरित रहित पौधा है। पौधे में दोस्तों कुछ रोग लग जाते हैं, वो किसके द्वारा लग जाते हैं कि पौधों में दोस्तों एक रस्ट और स्मट रोग होता है जो कि कवकों के द्वारा पौधों में लग जाता है, जिसको रस्ट और स्मट रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है सरसों का सफ़ेद रस्ट। जो आप लोगों ने दोस्तों सरसों देखी होगी, राई, उसमें दोस्तों सफ़ेद रस्ट का एक रोग होता है। गेहूं का दोस्तों रोग को हम बोलते हैं इसमें किट्टू रोग। गन्ने का दोस्तों लाल अपक्षय, उसमें भी हम रस्ट रोग बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो गन्ने की जो खेती होती है, जब हम गन्ना तोड़ते हैं तो गन्ने के बकले के साइड दोस्तों एक लाल लाल रंग का एक पदार्थ होता है। वो क्या होता है? वो दोस्तों एक रोग होता है, एक अपक्षय होता है रेड कलर का, ऐसा लगता है इससे ब्लड निकल रहा हो। तो वो जो रेड होता है पॉइंट होता है दोस्तों, वो आपका एक अपक्षय होता है लाल रंग का, जो कि गन्ने का रस्ट रोग भी हम उसको बोलते हैं। मूंगफली में जब ये रोग हो जाता है तो उसको बोलते हैं मूंगफली का टिक्का रोग। ये दोस्तों सभी कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। यदि दोस्तों ये सरसों में होता है सफ़ेद रस्ट रोग, गेहूँ को हम बोलते हैं इसमें किट्टू रोग, और गन्ने का लाल रोग हो तो उसको हम अपक्षय रोग बोलते हैं, गन्ने का रस्ट रोग बोल सकते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग। ये सभी दोस्तों जो रोग होते हैं ये कवकों के द्वारा ही होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुछ रोग हैं जो कि कवकों के द्वारा होते हैं। कवक में भी दोस्तों कई प्रकार के कवक होते हैं, तो अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से रोग हैं वो किस कवक के द्वारा होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो कौन से रोग हैं जो कि हमें कवकों के द्वारा होते हैं और कौन से कवक के द्वारा होते हैं। देखिए दोस्तों एक बीमारी होती है, एक रोग होता है दोस्तों दमा। दमा जो होता है वो दोस्तों एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के द्वारा होता है। एक होता है दोस्तों एथलीट फुट बीमारी, आप लोगों ने सुना होगा। ये दोस्तों टीनिया पेडिस एक कवक होता है, इसके कारण होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है एथलीट फुट बीमारी। इसको आप लोग अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछेगा। जो शरीर में दोस्तों हमारे खाज हो जाती है, खाज जो होती है दोस्तों वो सार्कोप्टेस और स्केबियाई नामक कवक से दोस्तों हमारे शरीर में खाज हो जाती है। गंजापन, दोस्तों लोगों के बाल झड़ जाते हैं तो सर गंजा पड़ जाता है, तो उस गंजापन ये भी आपका एक रोग होता है जो कि टीनिया के कैपिटिस नामक कवक के होने की वजह से हो जाता है। दाद जो होती है दोस्तों वो ट्राइकोफाइटोन लेस्कोसाई नामक कवक के द्वारा दोस्तों हमारे शरीर में दाद हो जाती है। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। दमा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से, एथलीट फुट टीनिया पेडिस, इसको तो भूल मत जाना टीनिया पेडिस को। खाज सार्कोप्टेस स्केबियाई, गंजापन टीनिया के कैपिटस, दाद ट्राइकोफाइटोन लेस्कोसाई। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर लाइकेन बनता है। दोस्तों जो लाइकेन होता है वो किससे बनता है? ये दोस्तों कवक और शैवाल के दोनों के मिलने से दोस्तों लाइकेन बनता है। कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर दोस्तों सहजीवी, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक जैसा होता है। सिम्बायोटिक कवक और शैवाल का जो संबंध है वो परस्पर सहजीवी है। नेक्स्ट है लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां लाइकेन नहीं उगते हैं, और जहां पर वायु प्रदूषण नहीं होगा तो वहां पर लाइकेन आपके होंगे, यानी कि लाइकेन उत्पन्न होंगे, लाइकेन उगेंगे। लेकिन जहां पर वायु प्रदूषण के हमें संकेत मिलते हैं, वायु का प्रदूषण जो होता है वो अधिक होता है, तो वहां पर दोस्तों लाइकेन नहीं मिलते हैं। लाइकेन दोस्तों किसका सूचक है? ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सूचक होता है, वो कि सर्वोत्तम सूचक है।
लाइकेन किसका सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के जरूर लिख लीजिएगा कि लाइकेन किसका सूचक है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है, यानी कि दोस्तों मिट्टी, मृदा में क्या होता है दोस्तों? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में लाइकेन जो है दोस्तों हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, परमेलिया सैक्सिलिटिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। दोस्तों एक दवा होती है जिसको हम बोलते हैं परमेलिया सैक्सिलिटिस का उपयोग, यह दोस्तों मिर्गी की दवा बनाने में काम किया जाता है। जिसको दोस्तों मिर्गी की बीमारी होती है तो वो दोस्तों परमेलिया सैक्सिलिटिस का उपयोग, इस दवा को प्रयोग कर सकता है, जो कि मिर्गी की दवा के लिए सबसे सहायक दवा है। लाइकेन का प्रयोग खाद्य पदार्थ में किया जाता है। दोस्तों कुछ लाइकेन होते हैं उनको हम खा भी सकते हैं, तो लाइकेन यानी कि दोस्तों ये खाद्य पदार्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमिनेला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। जैसे कि आपको कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, तो इत्र बनाने में हमें किसका प्रयोग करते हैं? तो लोबेरिया, इरवेनिया और रेमिनेला ये कुछ लाइकेन होते हैं जिससे दोस्तों इत्र बनाने में सहायता करता है। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों जीवाणु। सबसे पहले यही आता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, जो कि आपके एग्जाम का सबसे ईजी, सबसे छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि एग्जामिनर कई बार ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर पूछता है। देखिए चाहे आप कितना कठिन एग्जाम दे रहे हो, चाहे जितना सरल एग्जाम दे रहे हो, कठिन एग्जाम में भी सरल क्वेश्चन आते हैं और सरल एग्जाम में भी सरल क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ ही आते हैं। लेकिन और कुछ ही के चक्कर में दोस्तों, सरल प्रश्नों के चक्कर में ही हम दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में सरल प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। ये सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे भी साथ ऐसा हुआ है और आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी जो सरल प्रश्न होते हैं उनको हल्के में मत लिया करें। सरल है, आप कुछ लोग ये सोचते रहे ये तो मुझे पता है कि जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, लेकिन क्या आप उसे दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो आप क्या करें, कोई भी चाहे आपको वो क्वेश्चन पहले से ही क्यों ना आता हो, फिर भी आप उसको पढ़ लिया करें, तो उससे क्या रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और जिसको पता नहीं होगा वो पॉइंट उसको याद हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों आप लोग ये ना समझें कि ये चीज़ मुझे पहले से आती है, उसका आप रिवीजन भी कर सकते हो। चलिए पॉइंट पर आते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1863 ईस्वी में जीवाणु यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी। जीवाणु नाम उसके एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया। देखिए दोस्तों जीवाणु की जो खोज है वो की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1863 ईस्वी में। लेकिन जीवाणु का दोस्तों जो नाम है कि इसका नाम जीवाणु होना चाहिए, ये किसने रखा था? तो ये रखा था दोस्तों एहरेनबर्ग ने 1829 में रख दिया था। रेबीज का टीका, दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी। आपने दोस्तों एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है लुई पास्चर, इनका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। इन्होंने दोस्तों दूध का जो पॉस्चराइजन करना, दूध का मथना, ये दोस्तों जो खोज है वो आपकी लुई पास्चर ने की थी। तो इसी कारण दोस्तों पॉस्चर को ही पॉस्चराइजेशन की क्रिया कहा जाता है, जो कि पॉस्चराइजेशन क्रिया दोस्तों दूध के साथ होती है। जो रेबीज का टीका होता है कुत्ते बंदर के काटने से, तो जो रेबीज का जो टीका होता है ये भी दोस्तों लुई पास्चर ने ही इसकी खोज की थी। अगला है जीवाणु छड़ाकर या दोस्तों बैसिलस। गोलाकार या कोकस, कोमा आकार जीवाणु के प्रकार होते हैं। दोस्तों जीवाणु में दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ कोमा के प्रकार से होते हैं, इस टाइप से। यानी कि जीवाणु दोस्तों छड़ाकार होते हैं, बैसिलस गोलाकार होते हैं, कोमा आकार के होते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एनाबीना तथा नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। नॉन स्टॉक साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। एनाबीना, नॉन स्टॉक, ये दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है वो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि आपके दो साइनोबैक्टीरिया हैं, एनाबीना और नॉन स्टॉक। इन्हीं साइनोबैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला पॉइंट है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है। मिट्टी में निवास करने वाले बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरिल तथा क्लोस्ट्रिडियम, ये दोस्तों कुछ भी हैं दोस्तों, ये आपके जो बैक्टर हैं जो कि एजोटोबैक्टर हैं और आपके एजोस्पाइरिलम बैक्टर हैं और आपके क्लोरोस्ट्रिडियम, कौन से दोस्तों? क्लोरोस्ट्रिडियम दोस्तों जो आपके बैक्टर हैं,
ये मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण रहते हैं। ये मिट्टी के बीच रहकर दोस्तों वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला आता है दोस्तों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम पूर्णतः दोस्तों अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में दोस्तों जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक में दोस्तों इनका पूर्णतः अभाव होता है। और जो ब्रायोफाइटा है, ये इन समुदाय के जो पौधे होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय के जितने भी पौधे होते हैं वो दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। दोस्तों एक पॉइंट आपने सुना होगा, इस एक गैस के बारे में नाम सुना होगा, स्फैग्नम मॉस। स्फैग्नम मॉस का जो प्रयोग है दोस्तों वो हम ईंधन और एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। अगला है दोस्तों टेरिडोफाइटा। यह दोस्तों पौधों का शरीर, जड़, तना, शाखाएं और उनकी पत्तियों में विभेदित रहता है और तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे जो होते हैं दोस्तों वो बीजाणुजनक होते हैं, जिसमें अधिकतम पौधे जो होते हैं इनके बीज होते हैं और जनन की क्रिया दोस्तों बीजाणु के द्वारा ही होती है। पुष्पोद्भिद, अभी तक हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अपुष्पोद्भिद। वो क्या था दोस्तों, अपुष्पोद्भिद, जिसमें आपके पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और उनमें दोस्तों फल, फूल, बीज भी नहीं होते हैं। वो कैसे थे, अपुष्पोद्भिद। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों फेनोरोगैम्स, पुष्पोद्भिद। इस समूह के पौधे जो होते हैं वो तो पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्णतः विकसित रहते हैं और इनमें सभी में दोस्तों पौधों में फूल उगते हैं, फल भी लगते हैं और दोस्तों बीज भी होते हैं। ये होती है पुष्पोद्भिद। अगला आता है नग्नबीजी, जिनको बोलते हैं दोस्तों जिम्नोस्पर्म। ये नग्नबीजी जो पौधे होते हैं दोस्तों इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं और परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। टैनिन चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में इसका काम किया जाता है। रेजिन कुछ शंकुधारी वृक्ष होते, शंकु पौधों से निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। जो दोस्तों हम गेट पर, दरवाज़ों पर वार्निश, पॉलिश, पेंट वगैरह करते हैं, ये दोस्तों रेजिन कुछ शंकु पौधों से निकाला जाने वाला एक पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग हम वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में करते हैं। अगला आता है दोस्तों एंजियोस्पर्म, जिसको बोलते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी के पौधों में बीज फल के अंदर होता है और पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी दोस्तों पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। वो फल जिनके अंदर बीज होता है वो दोस्तों आवृतबीजी पौधे होते हैं। अगला पॉइंट है पादप आकार की, जिसको बोलते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, जल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को दोस्तों हम पादप आकार की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पादप आकार की कहते हैं। अगला पॉइंट आता है जड़, और जड़ को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। जो रूट होती है उनको हम बोलते हैं जड़। पौधों का अवरोही भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है। दोस्तों जब भी कोई बीज होता है, जब उसका दोस्तों अंकुर फूटता है तो दोस्तों उसको क्या निकालते हैं, मूलांकुर निकलते हैं और उन्हीं से विकसित होकर दोस्तों क्या होती हैं, जड़ें निकलती हैं और ऊपर की ओर दोस्तों पत्ती निकलती है। जो नीचे का जो भाग रहता है उसमें दोस्तों जड़ें, रूट फूटने लगती हैं। जड़ दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है दोस्तों मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ कौन सी होती है, जब आप लोगों ने दोस्तों खेतों में देखा कि कुछ घास के दोस्तों पौधे ऐसे होते हैं, जब भी उसको हम दोस्तों उखाड़ते हैं तो दोस्तों उनमें मूसला जड़ निकलती है। तो मूसला जड़ दोस्तों होती कैसी हैं, जैसे मान लेते हैं आपने कोई एक पौधा लिया, उसकी जड़ें दोस्तों कुछ इस प्रकार की हैं, उसमें दोस्तों बहुत सारी जड़ें होती हैं, बहुत सारी जड़ों को डंठल सा बना रहता है, ये बहुत प्रकार की जड़ होती है। जैसे मान लीजिए गाजर है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए, इसमें जो जड़ होती हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार की होती हैं, बिल्कुल दोस्तों गांठ सी पड़ी रहती है और एकदम डंठल बहुत ही बड़ा होता है और एकदम बहुत सारी जड़ निकलती है दोस्तों, एकदम इकट्ठी सी। तो ये जो भाग है इसी को हम दोस्तों बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं मूसला जड़। समझ में आ गया कि मूसला जड़ क्या होती है। अगला है दोस्तों तना। तना को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्टेम। स्टेम पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यानी कि दोस्तों जिससे प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश मिलता है उससे वह वृद्धि करता है, तो वो है दोस्तों पौधे का तना। पौधे का जो तना होता है दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश से ही वृद्धि करता है, प्रांकुर से विकसित होता है और प्ररोह तंत्र बनाता है। पत्ती यानी कि लीफ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों के द्वारा, अब पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है दोस्तों, ये क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है वो दोस्तों हमें सूर्य के प्रकाश से ही, क्लोरोफिल के कारण ही जो हरी पत्तियां होती हैं वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तियां जो होती हैं जब भी वो पीली पड़ जाती हैं तो वो दोस्तों वृक्ष से टूटकर नीचे गिर जाती हैं,
क्योंकि दोस्तों इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं रहता है। जब क्लोरोफिल नहीं रहता है तो दोस्तों पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, और पीली पड़ने के बाद वो भोजन बनाने में असमर्थ रहती हैं। पौधे में जितनी भी आपकी पत्तियां हरी होंगी वो सभी पौधे सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों पुष्प यानी कि फ्लावर। ये पौधों का दोस्तों एक जनन अंग होता है। बाह्य पुष्प में दलपुंज और पुमंग और दोस्तों जायांग पाए जाते हैं, जिसकी दोस्तों फूलों के जनन अंग इस प्रकार से होते हैं। मुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर में दोस्तों परागकण पाए जाते हैं। जायांग में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। परागण और परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर परागकणों की पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। अनिषेक फलन जिसको बोलते हैं दोस्तों पैरथेनोकार्पी। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में जल बनता है, जैसे कि आपका केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और दोस्तों अनानास। ये कुछ इस प्रकार के फल हैं जिसमें देखो हम अनिषेक फलन भी कहते हैं, और ये पौधों के बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में जल बन जाता है। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, तो अगले पॉइंट की ओर हम चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही शानदार है। आप लोगों को लिखा है, इसमें चार्ट बना दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है कि कुल का नाम और प्रमुख पौधों के नाम। कुल के नाम है और प्रमुख पौधों के नाम है। कुल के नाम है और एक तरफ दोस्तों पौधों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपका एक कुल आता है दोस्तों लिलिएसी कुल। लिलिएसी कुल में दोस्तों आपके कौन कौन से पौधे आते हैं, तो वो दोस्तों दो पौधे होते हैं जिनको बोलते हैं लहसुन और प्याज। ये दोस्तों जो पौधे होते हैं ये लिलिएसी कुल के आते हैं। जो आपके लहसुन है, प्याज है, ये किस कुल के पौधे हैं, ये लिलिएसी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पालमी कुल। जो पालमी कुल होता है दोस्तों वो आपके दोस्तों जैसे कि सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये ऐसे पौधे हैं दोस्तों जो कि पालमी कुल के पौधे हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से करता है तो सुनिएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। एग्जामिनर पूछता है कि लहसुन और प्याज किस कुल के पौधे हैं, लिलिएसी, लेग्यूमिनीसेरी वेरेसी, पाल्मी, ग्रेमनी। तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देगा जिसमें आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने तो उसे पढ़ा ही नहीं है, आपने उसके बारे में जाना नहीं है। तो दोस्तों प्रमुख पौधों के जो भी आपके नाम हैं वो किस कुल में आते हैं, बहुत ही दोस्तों शानदार टॉपिक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखें। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को कभी भी बीच में स्किप ना करें। पता नहीं कब जो आपको एक टीचर जो होता है पढ़ाता है, आपको समझाता है, तो उसके मुँह से पता नहीं कब एक इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन निकल जाए कि आपके एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते आपसे। तो कभी भी दोस्तों क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगला है ग्रेमनी। ग्रेमनी में दोस्तों कुल के जो पौधे होते हैं जैसे कि आपका गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बांस हुआ, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, यानी कि लगभग आपकी दोस्तों जितने भी खाद्य फसल हैं ये सभी आपकी ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई, ये जितने भी आपकी दोस्तों फसलें होती हैं ये सभी ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर। चलिए अगला है प्रमुख पौधों के नाम। जैसे कि आपका आ जाता है दोस्तों मूली हुआ और आपका सलजम, ये आपके आते हैं दोस्तों क्रूसीफेरी कुल के दोस्तों ये पौधे हैं। मूली हुआ, सलजम हुआ और दोस्तों आपका सरसों हुआ। एक है दोस्तों मालवेसी कुल जिसमें आपका कपास आ जाता है, भिंडी आ जाती है और गुड़हल का दोस्तों फूल तो देखा होगा आपने। गुड़हल जो होता है दोस्तों ये आपका मालवेसी कुल का पौधा है। भिंडी भी आपकी मालवेसी कुल की पौधे की है और कपास भी आपका मालवेसी कुल का है। अगला आता है दोस्तों लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में दोस्तों आपका क्या जाता है बबूल, जिसको बोलते हैं नीम, छुई मुई, गूलर और अशोक का वृक्ष भी देखा होगा आपने। ये सभी किस प्रकार के पौधे हैं, किस कुल के पौधे हैं, ये आपके दोस्तों लेग्यूमिनेसी प्रकार के पौधे हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जो कि एग्जामिनर लेग्यूमिनेसी से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मालवेसी से भी पूछा है, क्रूसीफेरी से भी पूछा है। तो मूली, सलजम, सरसों क्रूसीफेरी है, कपास, भिंडी, गुड़हल मालवेसी है, बबूल, छुईमुई, गूलर, अशोक, नीम लेग्यूमिनेसी है। अगला है आपका कंपोजिटी। कंपोजिटी में कौन आ जाते हैं, कंपोजिटी में दोस्तों आपके जो भी आपके मोस्टली फूल होते हैं, कौन कौन से,
सूरजमुखी हो गया, भृंगराज हुआ, गेंदा, कुसुम, डहेलिया आदि। और भी दोस्तों आपके कुछ फूल हैं जो कि आपके कंपोजिटी नामक कुल में आते हैं। सोलेनेसी, सोलेनेसी में दोस्तों अक्सर आपकी मोस्टली सब्जियां आती हैं, जैसे कि आलू हुआ, मिर्च, बैगन, टमाटर और धतूरा। अब धतूरा थोड़ी कोई खाएगा, क्यों, किसी को पागल तो होना नहीं है। हाँ, भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज सावन का पहला सोमवार है। तो सावन के सोमवार की आप सभी लोगों को टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग जो है धतूरा भगवान से ऊपर तो चढ़ा सकते हो, लेकिन उसे खा नहीं सकते, ठीक है। कोई धतूरा खाओगे तो भाई पागल हो जाओगे। आप लोगों ने दोस्तों एक पॉइंट तो सुना ही होगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय जा इति खाए बोराय बा पाए इति बोराय। एक दोस्तों कनक धतूरा भी होता है, एक कनक सोना भी होता है। तो धतूरे से मुझे याद आ गया, तो इस कारण दोस्तों वो लाइन मैंने आप लोगों को बता दिया है। जब हिंदी पढ़ाएंगे तो कब तब आप लोगों से हम वो चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में आपके से तरबूज उगा, खरबूज उगा, टिंडे, ये सभी आपके दोस्तों कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। तरबूज और खरबूज कई बार आपके एग्जामिनर में पूछे गए कि ये किस कुल के पौधे हैं, कुकुरबिटेसी। अगला आता है दोस्तों रोजेसी, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। ये आपका जैसे सेब हुआ, बादाम हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, नाशपाती हुआ, ये जो भी फल हैं आपके, ये आपके रोजेसी कुल के पौधे हैं। अगला है दोस्तों मूसला जड़ों का रूपांतरण, कि दोस्तों किन किन पौधों में दोस्तों मूसला जड़ें होती हैं और वो किस कुल में आते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें दोस्तों गाजर, जो गाजर दोस्तों एक पौधा होता है, इसकी जड़ कैसी होती है, मूसला जड़ होती है, और ये शंकु आकार के दोस्तों कुल के में आता है। सलजम हुआ और चुकंदर, सलजम और चुकंदर दोस्तों देखने में कुछ एक जैसे लगते हैं, बट उनमें दोस्तों बहुत अंतर होता है। ये कुंभी रूपी नेपिफॉर्म दोस्तों कुल के पौधे हैं, जिनको हम कुंभी रूपी कहते हैं। मूली आपकी तरकू रूपी है, ये भी आपकी एक मूसला जड़ होती है, इसमें भी तरकू रूपी दोस्तों कुल में ये मूली आती है। गाजर शंकु में आता है, सलगम और चुकंदर दोस्तों कुंभी रूपी है, और मूली आपका तरकू रूपी है। क्लियर। चलिए, ये थी आपकी मूसले जड़ों के बारे में। अब यहाँ से आता है दोस्तों तनों का रूपांतरण। तने दोस्तों आपके कुछ होते हैं भूमिगत तने, जो कि जमीन के अंदर होते हैं, जैसे कि आलू। आलू क्या है दोस्तों, एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फल फूल क्या है। तो दोस्तों आलू को काफ़ी लोग कर बता देते हैं कि आलू दोस्तों जो है वो एक जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं होती है। आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है दोस्तों, एक तना है। याद रखिएगा, आलू क्या है दोस्तों, तना है। कभी भी कन्फ्यूजन मत होना, कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, और मोस्टली लोगों ने इसको गलत भी किया है जड़ लगा के। अगला आता है दोस्तों, और आलू में जो कंद होते हैं वो भूमिगत तने बोलते हैं उसको। वंडा हुआ, केसर हुआ, ये आपके घनकंद होते हैं। प्याज आपका सल्क कंद होता है। हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, ये प्रकंद होते हैं, राइजोम, इनको हम राइजोम बोलते हैं। अगला दोस्तों है कि कुछ फल एवं उसके खाने वाले योग्य के भाग, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अब तक का, जो कि कई बार एग्जामिनर ने एसएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के ज़रूर लिखिएगा, और स्क्रीनशॉट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आप लोग सभी प्यारे दोस्त वीडियो के लास्ट में इसका दोस्तों नोट्स बना सकें। दोस्तों अब हम आप लोगों को बताएंगे कि वह कौन से फल होते हैं जिनके हम दोस्तों जो भी भाग खाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका सेव हुआ, सेव क्या है दोस्तों, एक फल है। सेव तो आप लोगों ने सभी ने खाया ही होगा। सेव का हम दोस्तों कौन सा भाग खाते हैं, कौन सा भाग दोस्तों खाने के योग्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं पुष्पासन। सेव का हम कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं, क्योंकि सेव और नाशपाती कुछ दोस्तों एक जैसे ही होते हैं, लगभग। हालांकि नहीं कह सकते हैं कि एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों जो उनके खाने का तरीका है वो एक जैसा ही है। सेव में भी हम पुष्पासन खाते हैं, और दोस्तों नाशपाती में भी हम दोस्तों पुष्पासन खाते हैं। आम में हम क्या खाते हैं दोस्तों, आम में दोस्तों हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। आप लोगों ने आम तो देखा होगा, आम का दोस्तों क्या होता है, छिलका जो होता है वो हम बीच के गूदा ही खाते हैं, गुठली तो खाते नहीं है ना। गुठली को दोस्तों क्या करते हैं, सिर्फ चूस के खाया और फेंक दिया दोस्तों। तो जो आपका आम होता है उसको दोस्तों हम कौन सा भाग खाते हैं, अंदर का मध्य फल भित्ति का भाग खाते हैं। अगला है दोस्तों अमरूद। अमरूद में हम क्या खाते हैं, देखिए अमरूद जो होता है दोस्तों उसमें हल्के ऐसे छोटे छोटे बीज भी होते हैं, और आपका दोस्तों उसमें फल भी होता है, गूदा भी होता है। तो अमरूद में दोस्तों हम क्या खाते हैं, आपका फल भित्ति तो खाते ही हैं,
क्या बीज निकाल देते हैं अमरूद का? नहीं निकालते हैं ना। अमरूद के क्या हम बीज निकाल के खाते हैं? नहीं खाते हैं। यानी कि हम बीज भी खाते हैं। तो फल भित्ति और बीजांडसन हम कह सकते हैं कि हम अमरूद का फल भित्ति और बीजांडसन भाग खाते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट है अंगूर। अंगूर में दोस्तों हम कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों? अंगूर में क्या आप लोगों ने देखा है? अंगूर में भी दोस्तों बीज होता है। अंगूर में भी बीज होता है। तो अंगूर का भी हम दोस्तों फल भित्ति तो खाते ही और साथ में उसका बीजांडसन भी खाते हैं। पपीता, पपीता में हम क्या खाते हैं? बीज तो खाते नहीं हैं। पपीता के भी हम अंदर का ही भाग खाते हैं। तो हम बोल सकते हैं मध्य फल भित्ति खाते हैं। क्लियर? नारियल, नारियल में क्या होता है दोस्तों? नारियल में हम क्या खाते हैं? जो आपका नारियल होता है उसके जो नारियल की जो जटाएं होती है उसको निकाल के दोस्तों जो आपका गरी का गोला जिसको बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। तो नारियल का जो हम भाग खाते हैं उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। टमाटर, टमाटर में भी बीज होते हैं तो हम कह सकते हैं फलवत्ती एवं बीजांडसन। क्लियर? आप लोग खुद उस फल के सुनकर ही आप बता सकते हो कि हम इसका कौन सा भाग खाते हैं और कौन सा भाग नहीं खाते हैं। जैसे कि आपका दोस्तों केला हुआ, केला का क्या हम छिलका तो खाते नहीं है? क्या खाते हैं? मध्य एवं अंतःभित्ति, मध्य एवं अंतःभित्ति। नारंगी, ये आपका जूसी हेयर होता है। संतरा, ये आपका जूसी हेयर है। मूंगफली दोस्तों आपका बीज पत्र आता है और भ्रूण, क्योंकि मूंगफली जो होती है दोस्तों वो आपके बीज के ही प्रकार की होती है। क्योंकि दोस्तों मूंगफली जब भी हम छीलते हैं तो उसमें क्या निकलता है? बीज ही तो निकलता है। तो यानी कि हम बीज पत्र और उसके अंदर का भ्रूण खाते हैं। अगला आता है गेहूँ। गेहूँ में दोस्तों क्या है? ये भी इसका भाग हम दोस्तों भ्रूणपोष एवं भ्रूण ही खाते हैं। चना, चना में भी दोस्तों आपका भ्रूण होता है और बीज पत्र भी होता है क्योंकि वो एक बीज है। लीची का कौन सा भाग खाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है? लीची का हम दोस्तों एरेल भाग खाते हैं। लीची को क्या बोलते हैं? खाने वाले भाग को एरेल। अगला है दोस्तों कटहल। कटहल का हम दोस्तों परिदल पुंज खाते हैं और कटहल का हम बीज भी खाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिदल पुंज व बीज। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों काजू। काजू, काजू का दोस्तों हम कौन सा भाग खाते हैं? पुष्प व्रंत भी खाते हैं और आपका दोस्तों बीज पत्र भी खाते हैं। बीज पत्र, काजू भी आपका एक बीज है। अनानास, ये आपका परिदल पुंज में आता है। परिदल पुंज। सहतूत में दोस्तों आपके रसीले बीज चोल भी हम कह सकते हैं या परिदल पुंज भी कह सकते हैं। और परिदल पुंज को हम दोस्तों बीज चोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नोट कर लीजिएगा, बीज चोल, बीज चोल भी हम कहते हैं, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनानास में दोस्तों हम कौन सा भाग खाते हैं? बीज चोल भी कह सकते हैं, परिदल पुंज भी कह सकते हैं। जो कि सहतूत, सहतूत में क्या खाते हैं? रसीले बीज चोल कह सकते हैं परिदल पुंज को। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। अभी तक हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? कवकों के रूपांतरण के बारे में, मूसला जड़ों के रूपांतरण के बारे में, और कौन से फल का हम कौन सा मध्य भाग खाते हैं, कौन सा भाग खाने के योग्य होता है, इनके बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेहद समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे, जिसमें हमने आप लोगों से जीवाणु वनस्पति के बारे में, जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अब कल की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू के बारे में, और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, और क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अब की बार जो चर्चा होगी वो पादप ऊतक और प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा होगी। आपकी दोस्तों ये येलो बुक का अंतिम सेशन चल रहा है, और बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों की ये जो येलो बुक की क्लास जो है दोस्तों वो पूर्णतया दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों लगभग 3 से 4 वीडियोस और आएंगी वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों आपकी ये बुक पूरी पेज बाय पेज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी क्लासें रुकी हैं वो क्लासें आपकी निरंतर चलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो हर एक कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस यूट्यूब फैमिली पर दोस्तों लगभग दोस्तों 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें, ज़रूर उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं
ये मैसेज कि आप लोग भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जीके जीएस में बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस पर जो रोज़ाना क्लास ज़रूर लिया करें। और प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप कोई वीडियो आपके काम की मिल जाए। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।